देखो बेटा, आज मैं आप लोगों को ओम्स लॉ बताने जा रहा हूँ। ओम्स लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है। जिस तरीके से बेटा ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉ इम्पोर्टेंट है, वैसे ही इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और करंट के फ्लो में ओम्स लॉ का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। 1826 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम, लेकिन लास्ट में सब लोग ओम ही याद रखते हैं। जैसे किसी का नाम हो हरिओम वर्मा या हरि प्रसाद वर्मा, तो बाद में लोगों को वर्मा जी ही याद रहते हैं। तो वैसे ही इन 1826 जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई कंडक्टर है, जैसे ये कोई कंडक्टर है, मान ली कंडक्टर में ना, वही कंडक्टर का मतलब चालक तार, इसे ये कोई कंडक्टर है बेटा, और इस कंडक्टर की फिजिकल स्टेट ना बदली जाए। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है इसमें जो इसका लेंथ है, ये जो इसका लेंथ है ये ना बदली जाए, मतलब वही बनी रहे। जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब मोटाई वही रहे, और इसका टेम्परेचर, मतलब इसका टेम्परेचर भी ना बढ़े। तो इसमें इसके क्रॉस लगाए गए वोल्टेज, मतलब इसमें आप क्या करोगे, इसको किसी सोर्स से कनेक्ट करोगे, इसके क्रॉस लगाए गए वोल्टेज और इसमें बहने वाली करंट का रेशियो कांस्टेंट रहता है। मतलब जो वोल्टेज, ये कंडक्टर है, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के क्रॉस लगाए गए वोल्टेज मीन्स वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर, applied across conductor upon beta current flowing in it, current flowing in it का जो रेशियो रहता है वो एक कांस्टेंट रहता है। मतलब वो चीज़ तब्दील नहीं होती। कहने का मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज और करंट का रेशियो एक कांस्टेंट ही बना रहता है। इस रूल को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। ठीक, तो ओम्स का लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी कंडक्टर की अगर भौतिक अवस्थाएं, उसका मटेरियल, मतलब वही, अगर कॉपर है तो कॉपर, निकिल है तो निकिल, प्लैटिनम है तो प्लैटिनम, अगर कोई कंडक्टर है, मान लीजिए ये कोई PQ कंडक्टर है, अगर इसकी फिजिकल स्टेट ना बदले, ना तो इसका मटेरियल बदले, मतलब जो चीज़ है वही रहे, ना तो इसकी लेंथ बदले, ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब मोटाई बदले, और ना इसका टेम्परेचर बदले, तो इसके क्रॉस लगाए गए वोल्टेज और करंट का रेशियो सेम रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। तो क्या रूल कहता है? 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने क्या कहा कि इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की फिजिकल स्टेट में चेंज नहीं होता। कैसी? सच एज इट्स लेंथ, मतलब इसकी लंबाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब इसकी मोटाई, इसका मटेरियल और टेम्परेचर। तो रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स इंड, मतलब इसके इंड्स पर लगाए गए पोटेंशियल, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब रेशियो, ये जो रेशियो है, ये अनुपात है, ये कांस्टेंट रहता है। V/I का रेशियो कांस्टेंट रहता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है। बोर्ड में आएगा राइट द ओम्स लॉ, तो क्या लिखोगे? अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, मैं हिंदी में बता रहा हूं, भौतिक अवस्थाएं जैसे इसकी लंबाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और टेम्परेचर मतलब ताप ना बदले, तो उस चालक तार के सिरों पर लगाए गए वोल्टेज और उसमें बहने वाली करंट का अनुपात एक नियतांक रहता है। क्लियर? इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इफ देयर इज नो चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर लाइक length, material, area of cross section and its temperature, then the ratio of
voltage applied across the conductor to the current flowing in it remains constant. This law is called बेटा ओम्स लॉ। ये ओम का नियम कहलाता है, तो इसे याद रखिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कैसे बेटा ओम्स लॉ को इन्होंने मतलब कैसे वेरीफाई किया होगा? एक सर्किट बनाया होगा बेटा, उस सर्किट में अलग अलग वोल्टेज अप्लाई किया होगा और बार बार वोल्टेज नापा होगा और बार बार करंट मेजर की होगी। बार बार पाया होगा कि जो हम वोल्टेज लगा रहे हैं और जो उसके कारण करंट बह रही है उसका रेशियो जो है वो बार बार सेम आ रहा है। मतलब अगर ठीक वोल्टेज मान लीजिए 10 और करंट 2 एम्पियर, तो 10/2 5। अब मान लीजिए वोल्टेज हो गया 20 वोल्ट और करंट आ गई 10 एम्पियर, तो मतलब कि तो क्या हो जाएगा? करंट की वैल्यू 4 एम्पियर कर दें तो 20/4 इक्वल टू अगेन 5। या हो सकता है वोल्टेज 100 वोल्ट हो जाए और करंट जो हो जाए वो कितनी हो जाए, है ना, वो 25 एम्पियर हो जाए, तब भी रेशियो वही बना रहेगा। कहने का मतलब है कि इस अप्लाइड वोल्टेज और करंट का रेशियो जो है वो बार बार वही बना रहता है। इस रूल को ओम्स लॉ कहते हैं। देखो, जो वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब ये कांस्टेंट तो रहता है, इसी चीज को रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। इसी रेशियो को रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, हिंदी में उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, तो ये जो रेशियो है इसी को हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। इसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नया फॉर्मेट क्या होता है, अगर हम इसको और आगे देखें तो क्या हो जाएगा? V/I की वैल्यू R। तो अगर मैं अप्लाइड वोल्टेज की बात करूं तो एक नया फार्मूला आ जाता है V = IR। मतलब किसी कंडक्टर के अक्रॉस जो लगा हुआ वोल्टेज होता है वो वोल्टेज V की वैल्यू क्या आ जाती है? V की वैल्यू IR आ जाती है। V की वैल्यू क्या आ जाती है? IR। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ला है। जब भी कभी आपको वोल्टेज निकालना हो, ये निकालना हो कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, तो आप उसमें बहने वाली करंट और रेजिस्टेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। ये पता कर लो कि रेजिस्टेंस कितना है और करंट। अगर करंट को रेजिस्टेंस की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम वोल्टेज निकाल लेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। अगेन मैं बता रहा हूं कि अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट, मटेरियल, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और टेम्परेचर, ये चीज़ें फिक्स रहें तो इसके क्रॉस लगाए गए वोल्टेज और इसमें बहने वाली करंट का रेशियो कांस्टेंट बना रहता है। और इस कांस्टेंट को उस वायर का या उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहते हैं। तो V/I की वैल्यू R, अगर V की वैल्यू निकालोगे तो इक्वल टू IR। मतलब किसी कंडक्टर के क्रॉस अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो उसमें बहने वाली करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं।